हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आधुनिक भारतीय इतिहास से शुरुआत की है, तो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो आज का मेरा पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मस्जिद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमुरीन कालीकट के शासकों की पैतृक उपाधि थी, ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। अल्मेडा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत का गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिणी पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया और अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नुनो दा कुन्हा था। यह 1529 से 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के एबल तस्मान ने वान डीमंस लैंड, वर्तमान तस्मानिया भी कहते हैं, तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग बीका का निर्माण अल्फांसो डी और द्वारा 1503 ईस्वी में कोचिन में कराया गया था। अंजी द्वीप एवं कन्नानोर, वर्तमान कन्नूर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था और मध्यकाल में सर्वप्रथम व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द्वारा 1505 में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम है क्रमशः पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डैन और फ्रांसीसी। सबसे पहले कौन है? पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डैन, उसके बाद फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए थे तथा सबसे अंत में 1961 में वापस गए थे। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुएल एंटोनियो वास्को ए सिल्वा 1958 से 1961 था। तो उस समय कौन था? जनरल मैनुएल एंटोनियो वास्को ए सिल्वा भारत का गवर्नर। तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसे सिल्वेस्ट्रे फेरियरा बोस्सा यूरोपीय था और यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली के व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए और पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में स्थापित की, किंतु उसने शीघ्र ही विनष्ट हो जाने के उपरांत उसी वर्ष कोचिन में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की और पुर्तगालियों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम दुर्ग कोचिन 1503 में पुर्तगालियों द्वारा जो था वो प्रथम दुर्ग कौन था? कोचिन में 1503 ईस्वी में तथा कन्नूर में 1505 में और दूसरे दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो पहला कोचिन में पुर्तगालियों द्वारा पहला स्थापित दुर्ग कोचिन में 1503 में और दूसरा कन्नूर में 1505 में। उसके बाद 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली।
और पुर्तगालियों द्वारा हुगली की बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जो हुगली था ना बंगाल का, वह समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था पुर्तगालियों द्वारा। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासी को बंदी बना लिया गया। ठीक है। और कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चोरनों ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानूती अथवा सुतनौती यानी कलकत्ता का स्थल को चुना। कोच्चि या कोचीन 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात 1599 ईस्वी में, जब लंदन के कुछ साहसिक व्यापारियों ने एक समूह का गठन कर 30,133 पाउंड की वचनबद्ध अभिदत्त पूंजी के साथ ईस्ट इंडीज व्यापार के लिए अभिप्रेत समुद्री अभियान हेतु आवेदन प्रस्ताव ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया। हालांकि इन साहसिक व्यापारियों के मूल प्रस्ताव को प्रिवी काउंसिल की स्वीकृति नहीं मिल सकी, तथापि अगले वर्ष वे पुनः एकत्र हुए और इस बार उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की पूर्व सहमति से ईस्ट इंडिया अभियान हेतु जहाज एवं अन्य साजो सामान खरीदने प्रारंभ किए तथा अपनी पूंजी को भी बढ़ाकर 68,373 पाउंड कर लिया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसके प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ थे। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? थॉमस स्मिथ थे के नाम से तहत रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन हुआ। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 इसका कार्यकाल है। तो इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था और लिवेंट कंपनी को 1592 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 1592 ईस्वी में लिवेंट कंपनी को 1592 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में अकबर के शासनकाल में लिवेंट कंपनी को 1592 ईस्वी में मिला था और जहांगीर के काल में 1611 ईस्वी में सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी 1611 में अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, अस्थायी 1611 ईस्वी में कारखाना स्थापित किया था और 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। देखो 1611 में अस्थायी था प्रथम और प्रथम अस्थायी 1613 ईस्वी में सूरत में। ठीक है, और सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में। फ्रांसीसी लास्ट में आया था तो 1668 और 1616 में डच द्वारा और 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेज का प्रथम कारखाना था। ठीक है, तो अंग्रेज द्वारा प्रथम कारखाना 1613 में अस्थायी और सूरत में 1616 ईस्वी में डच द्वारा और फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था और 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को मुंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। ठीक है, फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था और कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 हुआ था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी के बीच हुआ था और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित है, जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, का विस्तार मात्र था। गिरिश सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार लेना युद्ध का तत्कालीन कारण बन गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब
अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। मतलब यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया था और एक्सला सापेर संधि के तहत 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। देखो, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध किस युद्ध से प्रभावित था? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के युद्ध से। और यह युद्ध किस संधि के तहत बंद हुआ था? एक्सला सापेर की संधि के तहत। और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था किस युद्ध के कारण? कर्नाटक के प्रथम युद्ध के कारण। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया और तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था एक्सला सापेर की संधि के तहत। संधि भी पूछ सकता है कि कौन सी संधि के तहत मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था? तो एक्सला सापेर की संधि 1748 ईस्वी में। और प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। ठीक है। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यापार नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसी हुई थी? लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। किस मंत्री द्वारा? कोलबर्ट के मंत्री द्वारा। और उसमें कार्यकाल किसका था? लुई 14वां का। ठीक है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1664 में। और जिसे फ्रांसीसी में कंपनी फ्रैंकाइज और ले कॉमर्स देश इन देश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। फ्रांसीसी द्वारा सूरत में सबसे पहला कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1668 में। फ्रांसीसी द्वारा 1668 में। कहाँ पे? सूरत में। ठीक है। वहीं अंग्रेज 1613 में मेकरा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की थी। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में की थी। पूछा है कि डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में की थी और डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसके कुछ दिनों बाद ही डच पिपली से बालासोर चले आए परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ जब उन्होंने चिनसोरा में अपनी कंपनी स्थापित की। तो चिनसोरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते थे। गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते थे। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। बिहार से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार जो था अफीम उत्पादन के लिए फेमस था, प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डैन, उसके बाद फ्रांसीसी। तो पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डैन, उसके बाद फ्रांसीसी। तो चलिए हमारा यहाँ तक शॉर्ट जो नोट्स था इसका ख़त्म हो चुका है। और ये जो नोट्स होता है ना इसमें किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है तो आप इसको हल्के मत लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं और ऑब्जेक्टिव के साथ इसका एक्सप्लेनेशन जो है उसको भी पढ़ेंगे ताकि रिवीजन में अच्छा रहेगा आप लोगों को।
चलिए पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? ठीक है, इसको बताने की तो जरूरत ना है, फिर भी मेरा काम है पढ़ना, पढ़ के सुना देते हैं कि अक्सर ये क्वेश्चन सबको याद रहता है। तो छोटा कर ले और अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? ठीक है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 में, देखो डेट पूछ सकता है, 1498 सबको याद रहता है, लेकिन डेट 20 मई डेट के साथ याद नहीं रहेगा, तो 20 मई 1498 इसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो 20 मई 1498 को पहुंचा था केरल के कालीकट पर। ठीक है, वास्को डी गामा सर्वप्रथम उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन कालीकट के शासकों की पैतृक उपाधि थी, और जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, और पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, कौवा, दमन द्वीप एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापार कोठियाँ स्थापित की। और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बना। फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 में, 1498 में तो आया था, और 7 साल बाद पहला पुर्तगाली गवर्नर वायसराय बना। व्यापारिक हितों के प्रक्षेप में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, फ्रांसिस्को द अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। सेकेंड क्वेश्चन वही है कि नीला जल का योजना ब्लू वाटर पॉलिसी जिससे कहते हैं, किससे संबंधित है? फ्रांसिस्को द अल्मेडा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा या द अल्मेडा से संबंधित क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना सारा एग्जाम में पूछा है यूपीपीसीएस से, सारे यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? सबसे पहले कौन थे भाई? सबसे पहले पुर्तगाली थे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में, आंसर सी हो जाएगा 4 का। 5 का है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। प्रथम वायसराय भारत में कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था ना। उसके बाद अल्बुकर आया था, अल्फांसो डी अल्बुकर। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम था और अल्फांसो डी अल्बुकर सेकेंड था। पहला पूछ रहा है, प्रथम वायसराय कौन था? अल्मेडा। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? जमोरिन ने किया था। कालीकट में स्वागत किसने किया था? जमोरिन। ठीक है, वास्को डी गामा का। सात नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा के संबंध में कौन से कथन सही है? वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन था। ठीक है, प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा, 1 साल तक नहीं रहा। ठीक है, वास्को डी गामा ने पुनः 1501 ईस्वी में भारत की यात्रा की। नहीं, 1501 में नहीं, आप लोग कमेंट करके बताओ कि वास्को डी गामा ने भारत में कितनी बार यात्रा की। पहला 1498, दूसरा 1502 होगा, और तीसरा कब किया था वो कमेंट करके बताएं। इसका क्या केवल एक सही है? 7 का केवल एक सही होगा। ठीक, इसका डी है आंसर, केवल एक। तो 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, और उसमें कालीकट का शासक जमोरिन था। उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वह लगभग 3 महीने तक भारत रहा, न कि 1 साल तक। वह लगभग 3 महीने तक भारत रहा और भारतीय वस्तुओं से लदे हुए जहाज़ों के साथ पुर्तगाल वापस लौट गया, और वास्को डी गामा पुनः 1502 में ईस्वी में भारत आया था। थर्ड बार कब आया था वो आप लोग कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। ए का 2, बी का 1 हो जाएगा। ए का 2, बी का 1। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था, और तस्मान हॉलैंड का था। ठीक है, तो 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है? 2 1 4 3
बी है। देखो, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत के मार्ग की मूलतः इटली। देखो, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा इटली निवासी या स्पेन निवासी कोलंबस अमेरिका की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की ब्रिटेन के कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया तथा हॉलैंड। कैप्टन कुक हॉलैंड या ग्रेट ब्रिटेन भी कह सकते हैं। और न्यूजीलैंड की खोज की थी तस्मान, एबल तस्मान, तस्मान, ठीक है, तस्मान। कैप्टन कुक हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान हॉलैंड हो जाएगा। कोलंबस स्पेन हो जाएगा और वास्को डिगामा पुर्तगाल हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित सही मिलान करें। निम्न का सही मिलान, अल्फांसो डी अल्बुकर, नुनो द कुन्हा, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचिंग से गोवा बदला जाना, सितंबर 1500 ईस्वी में भारत आगमन, ब्लू वाटर पॉलिसी। देखो, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दिया था? डी का तो 3 हो जाएगा ना। 1510 ईस्वी में गोवा पर आधिपत्य किसने किया था? बताओ। अल्फांसो डी अल्बुकर था ना गोवा पर आधिपत्य करने वाला, और नुनो द कुन्हा पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचिंग से गोवा बदला जाना, ठीक है। बी का 1 हो जाएगा। और पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो था वह सितंबर 1500 ईस्वी में भारत आगमन हुआ था। तो 4, 1, 2, 3 हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 कौन से ऑप्शन में? 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी में है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। कर पढ़ देते हैं। देखो, अल्फांसो डी अल्बुकर 1510 ईस्वी में गोवा पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। नुनो द कुन्हा ने 1530 ईस्वी में पुर्तगाली हेडक्वार्टर को कोचिंग से गोवा स्थानांतरित किया और सितंबर 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल का भारत में आगमन हुआ था 1500 ईस्वी में। और 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर एवं वायसराय बनाया। उसी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। खोजकर्ता और जन्म स्थान। तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? स्पेन या इटली कह सकते हैं। कोलंबस कहाँ का था? इटली का था। और जेक्स कटियर फ्रांस का था। जेक्स कटियर फ्रांस का था। जेक्स कटियर फ्रांस का था। और सर फ्रांसिस ड्रेक यूके का था। और फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल का। फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल का। तो 3, 4, 2, 1 3, 4, 2, 1 कौन से ऑप्शन में है? ए में है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का हो जाएगा। जेक्स कटियर फ्रांस का। जेक्स कटियर फ्रांस का हो जाएगा। जेक्स कटियर फ्रांस का। सर फ्रांसिस ड्रेक यूके का। और फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल का। फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल का, ठीक है। 69वां बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले लो क्योंकि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का, जेक्स कटियर फ्रांस का, सर फ्रांसिस ड्रेक यूके का और फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं है? यहाँ पे आंसर है सी, पीटर मुंडी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है। अल्फांसो डी अल्बुकर। देखो, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम वायसराय तो था पुर्तगाली का, लेकिन उसको वास्तविक संस्थापक नहीं कहते हैं। वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर को। अल्फांसो डी अल्बुकर जो सेकंड गवर्नर था पुर्तगाल का, तो अल्फांसो डी अल्बुकर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली का, ठीक है। तो 12 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे पढ़ लेते एक बार इसको। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर 1509 से 15 तक इसके, और इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की। और नवंबर 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जितना अल्बुकर की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और गोवा की विजय ने दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी। और इसके साथ ही भारत में
क्षेत्रीय पुर्तगाली राज की स्थापना हुई और अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसलिए इसी कारण से पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, गलत हो जाएगा ना, 1510 में किया था। और अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। ये तीनों कथन सही है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था? पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था? कोचिंग में कराया था ना, 1611 में, सॉरी 1511 में, ठीक है। कहाँ होगा? कोचिंग हो जाएगा। 1611 में जो कराया था ना वो अस्थायी नहीं था, अस्थायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन यूरोपीय ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? पुर्तगाली। 15 का बी हो जाएगा, सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली, रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था। क्या था भाई? केवल एक सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जॉब चोरनोक था ना, कलकत्ता का जॉब चोरनोक, कलकत्ता का संस्थापक जॉब चोरनोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता किसने बसाया था? जॉब चोरनोक ने। ये किसका है? 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया था? पूछ रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया था? प्रथम नगर निगम कहाँ किया था? कलकत्ता में नहीं, मद्रास में किया था। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 में मद्रास की पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? भारत के साथ सबसे पहले की थी डच दिया है आंसर। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? इसका विश्लेषण है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं क्या है, चलो। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 16 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और विकल्प में से ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प बी सही उत्तर होगा। अच्छा, ब्रिटेन नहीं होने के कारण विकल्प बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। देखो, डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था, यही सही होगा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि यानी पूर्व नाम कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
25 नंबर, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित किया था। गजपति शासक, ये कहाँ से आ गया? अल्फांसो डी अल्बुकर ने बीजापुर सुल्तानत से गोवा को छीना था। हाँ, छीना था भाई, सेकेंड था गवर्नर पुर्तगाल का 1510 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन की एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। हाँ, की थी। विजयनगर साम्राज्य ऊपर में पढ़े थे, एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के साथ एक प्लॉट की फैक्ट्री स्थापित की थी। 2 और 3 सही हो जाएगा, सही पूछ रहे हैं 2 और 3। 25 का बी। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? देखो, सफलता का राज पूछ रहा है। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। भारत की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। और कुछ तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने के लिए पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को। डेट बता सकते हो कब मिला था लिवेंट कंपनी को? बताओ, अपने पढ़े थे, ठीक है। लिवेंट कंपनी को 1592 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द वेस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से वेस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त किया था। और 1698 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के जनरल सोसाइटी एक्ट के तहत न्यू कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द वेस्ट इंडीज का गठन किया था। और 1702 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन और संसद द्वारा दोनों कंपनियों के विलय की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसके तहत 1708 ईस्वी में दोनों कंपनियों को मिलाकर नया नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज कर दिया। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई, ठीक। पूरा कहानी पढ़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? कौन बादशाह? 1605 तक कार्यकाल था ना अकबर का, अब 1600 ईस्वी में स्थापना हुआ 31 दिसंबर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? देखो, 1613 में किया था सबसे पहले। कहाँ? मछलीपट्टनम में, जहांगीर के काल में। तो जहांगीर हो जाएगा इसका। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना और स्थापित किया। और 1613 ईस्वी में सूरत में, देखो मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना 1611 में किया था और 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। किसके कार्यकाल में? जहांगीर के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर आया था? इसका आंसर थॉमस बेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। कहाँ की गई थी प्रथम फैक्ट्री? बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ की गई थी? मछलीपट्टनम में ना, वो अस्थायी थी, और सूरत में अस्थायी थी। 32 का आंसर अस्थायी पूछ रहा है इसमें, तो डी हो जाएगा, सूरत में। नेक्स्ट है 33, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा सही है? वह 1611 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा था। और 1611 में जेम्स प्रथम के रूप में भारत नहीं आया था, ये 1608 में आया था ना, 1608 में। तो उत्तर केवल 2 हो जाएगा, डी। देखो, विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 इसका कार्यकाल है। जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा गया वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था और हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत आया था तथा वह इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत था और उसे तुर्की भाषा का ज्ञान था।
यह तुर्की भाषा बहुत अच्छा बोलता था, अतः कथन दो सत्य है। आंसर डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था भरूच, चिकागोल, तिरुचिरापल्ली। ये दोनों गलत दिया है, लेकिन आंसर केवल एक दिया है। ठीक है, भरूच में। तो 17वीं शताब्दी में कहाँ पे? भरूच, रहमान बलूच नहीं, भरूच में। तो आंसर ए हो जाएगा। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपनी कारखाना स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना, किसने सूरत में? अंग्रेज ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? किससे लिया था मुंबई? पुर्तगालियों से लिया था, क्योंकि शादी कर दिया था कैथरीन के साथ। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय का विवाह कैथरीन के साथ कर दिया था। ठीक है, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। 38 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था? इसका आंसर नहीं दिया है, 1798 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को ना, सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा निष्कासित किया गया था। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन का था? ऑस्ट्रेलिया था ना, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? देखो, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग जो था, जैसे इस युद्ध से प्रभावित था। देखो यहाँ पे गलत हो सकता है, 44वां प्रश्न में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग जो था, इसका युद्ध इससे प्रभावित था। ठीक है, इससे प्रभावित था, लेकिन अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण जो था, इसका तत्कालीन कारण था। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण जो था, इसका तत्कालीन कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, प्रथम कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच लड़ाया गया था। ठीक है, 1746 से 48। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि से, और इसका मैचिंग करना है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, मैसूर का युद्ध। चलो यहाँ पे देख ही लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-शापिल की संधि से 1748 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा, और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुआ। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-शापिल की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध और निर्णायक था, और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी, जिसमें हैदर अली जीता था। ठीक है, और टीपू सुल्तान का पिताजी था हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 46 सही है। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध 50 से 52। कर्नाटक के तृतीय 58 से 63, ये सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध ये 1761, ये भी सही है। 2 नंबर गलत है। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध कब से कब तक? 49 से कब तक? 49 से 54 तक। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से 54 तक। प्रथम कर्नाटक युद्ध 46 से 48, द्वितीय 49 से 54, और तृतीय 58 से 63, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो कर्नाटक युद्ध भारत और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबूर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई थी।
अंबुर का नहीं, 1752 में नहीं, 1749 में लड़ी गई थी। कौन सही नहीं है? ए सही नहीं है। इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया और इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। केवल एक सही नहीं है, ये दोनों सही है। ठीक है, 1749 में अंबुर का युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? कौन थी? IAS का क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों में अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? कहाँ लगाया गया था फ्रांसीसियों द्वारा? सूरत में। ठीक है, 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीस कंपनी का संस्थापक माना जाता है कोलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? आंसर दिया है B&C, हुगली एंड चिनसुरा, दोनों दिया है। पढ़ लेते एक बार। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी और इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए। बंगाल डचों में 1635 में से प्रारंभ पर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया और 1656 ईस्वी के बाद हुगली के एक चिनसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। और स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में से डचों का कारखाना चिनसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ हुगली मुख्यालय में था और 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियों कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालादा और बालासोर सब ETC स्थापित हो चुकी थी। चलिए नेक्स्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? पटना में कब स्थापित किया था? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, VVI लिखा जा भाई। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना, सेम क्वेश्चन है, 1632। निम्न डच कारखानों को उनकी स्थापना वर्ष के साथ मिलान करें। कोचिन, चिनसुरा, कराईकल और भीमलीपट्टनम। बताओ कब से कहाँ कहाँ? चलो दिखाई देते हैं। तो भीमलीपट्टनम हो जाएगा 1641, कराईकल 1645, कोचिंग 1663, चिनसोरा 1653। ठीक है, याद कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, फ्रांसीसी दक्कन में स्थित शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। और क्या है? अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, यहीं सही होगा, अंग्रेजों की फौज बहुत शक्तिशाली थी। ठीक है भाई, बस 10 क्वेश्चन और है भाई। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। बताओ सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। 4-2-1-3, 4-2-1-3 कहाँ पे है? दिए गए कोड और सम्मिलित कीजिए और सूची के अंत दिए गए कोड सही उत्तर चुनिए। पांडिचेरी, गवा, ट्रांकेवार, सतरास, ये सब नाम क्या है? पांडिचेरी। देखो गोवा का पुर्तगाली हो जाएगा ना, तो B का 3 हो जाएगा और B का 3 एक ही ऑप्शन में है, तो इसके हिसाब से हम ऑप्शन A मार सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। ठीक है भाई, पांडिचेरी फ्रेंच का है, पांडिचेरी फ्रेंच,
पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगाल, ट्रांकेबार डेनिश, सतरास डच। ठीक है, गोवा पुर्तगाल, पांडिचेरी फ्रेंच, ट्रांकेबार डेनिश या सतरास डच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम, बताओ सोडा और अफीम सर्वोत्तम कहाँ पे? बिहार। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध था? सेम क्वेश्चन है, बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य अधिकार क्या था? अफीम था। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य, देखो त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार यहाँ पे ध्यान देने वाला है। त्रिकोणीय आधार का मुख्य आर्थिक आधार था अफीम, न कि काली मिर्च। 60 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के लिए रूप में अंत में आए थे? अंत में कौन आया था? अंत में कौन आया था? निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? नागपट्टनम, चिनसोरा, मछलीपट्टनम, ये तीनों है। सूरत, भरूच, आगरा, कोचिंग, अहमदाबाद, पटना, उपयुक्त सभी हो जाएगा ना। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, पूर्व में से कौन सी अंग्रेजी की भारत को देन थी? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं देन थी भाई। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? ठीक है, टीबी मैकाले ने की थी। टीबी मैकाले ने यह कथन कहा है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। एक्सला-शाह-पेल 1748 ईस्वी की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, या सही कौन है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, बिल्कुल सही। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुई, बिल्कुल सही। दोनों सही हो जाएगा ना, पढ़े थे पीछे। एक्सला-शाह-पेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया था और यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया था तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही है। आखिरी क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? अंग्रेज को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर से नौसैनिक ताकत। ठीक है, दोनों वाक्य सही है, ए और सी। देखो भारत में अंग्रेज की सफलता के कई कारण थे। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इनमें से अंग्रेज की बेहतर से नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों से समन्वय योग्य नेतृत्व आदि थे। तो आज यहाँ तक ही सफ़र था। तो अगले दिन टॉपिक नंबर 2 होगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और उस बंगाल के नवाब, अगले दिन ये पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।